नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो बात करते हैं अपन जो ट्रेड थ्योरी के चैप्टर हैं तो उनके बारे में एक एक से पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो यहाँ से कोई एक बार कंप्लीट पूरा कोर्स करता है तो मैं गारंटी के हिसाब से कह सकता हूँ कि जो आने वाले जितनी वैकेंसी हैं और प्रेजेंट में जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जिस तरह पूरी तैयारी के साथ हम भी हैं और आप भी को लगना पड़ेगा हमारे साथ में। देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जिस तरह हम भी मेहनत कर रहे हैं तो इस तरह आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा रहेगा विद्युत। हम व्यवसाय हमारा क्या है? विद्युत। तो विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत विद्युत क्या चीज होती है? विद्युत को किस तरह हम क्या कर सकते हैं? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सो क्या करती है? ना तो हम इसे देख सकते ना ही हम छू सकते इसे। देखो, विद्युत क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ना तो हम देख सकते इसे ना ही छू सकते। केवल केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, और वो भी किसी के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि बल्ब है, आपका बल्ब जल रहा है तो अनुभव कर रहे हैं हाँ कि विद्युत से बल्ब जल रहा है। ठीक है ना? पंखा चल रहा है तो अनुभव कर सकते हैं हाँ पंखा चल रहा है विद्युत से। तो ऐसे बहुत भी सही मोटर है, आपके कूलर हैं, तो इस प्रकार से अनुभव अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि देखो, विद्युत विद्युत एक प्रकार की विद्युत एक प्रकार की क्या है? आपकी ऊर्जा। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना? तो विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है ना? तो ऊर्जा जिस प्रकार से जैसे सूर्य की ऊर्जा होती है, जैसे भी एक विद्युत ऊर्जा है। हमें क्या है कि आपके सूर्य से हमें क्या प्रकाश की किरणें मिल रही, प्रकाश मिल रहा है, वो भी एक ऊर्जा है। इसी तरह ये विद्युत है, ये पैदा करके हमें एक ऊर्जा के माध्यम में मिल रही है। ठीक है ना? तो अपन आगे बढ़ते हैं, जिसे ना तो हम जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते। क्या कह रहा है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ना तो हम देख सकते और ना ही छू सकते, केवल केवल क्या कर सकते हैं? इसका अनुभव कर सकते हैं अनुप्रयोग के रूप में। ठीक है ना? तो केवल इससे अनुप्रयोगों में अनुभव सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारे क्या है कि विद्युत की डेफिनेशन है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ना तो हम देख सकते और ना ही छू सकते, केवल इसे अनुप्रयोगों में अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूं आपको। बल्ब का जलना, मोटर का चलना, पंखे का,
चलना, और भी ये आपके इसमें ETC। ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको वो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ना तो इसे देख सकते ना ही छू सकते, केवल अपन अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो विद्युत का इतिहास, विद्युत का इतिहास कैसे रहा, किस तरह बनी, किस तरह कितने प्रयोग किए गए और कौन सी पहले विद्युत बनी, तो इस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो पहले जो विद्युत बनी थी वो विद्युत घर्षण थी, जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती थी। ठीक है ना। उसे स्तर विद्युत भी कह सकते हैं अपन। ठीक है। अपन क्या कहेंगे, उसे स्तर विद्युत, जो घर्षण के द्वारा पैदा होती थी। तो घर्षण किसी भी चीज का हो सकता है। जिस तरह आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, जिस तरह आप कंगे को अपने सिर में डालते हैं तो कंगे के हिसाब से ऊपर बढ़ा जाते हैं, या उसे दूसरी जगह लगाते हैं, उससे कण चिपक जाती हैं। तो उसी प्रकार जितना घर्षण होता है तो उसके अंदर विद्युत पैदा होती है आपकी घर्षण के माध्यम से। जैसे कि घर्षण हुआ बादलों के अंदर, जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि ये बादल है आपके, ठीक है ना, और ये भी बादल है आपके। अब ये तो चल रहे हैं स्पीड से, और ये थोड़ा सा कम स्पीड से चल रहा है, और दोनों का है सघन है। ठीक है ना। तो ये क्या स्पीड से चलना और इसका धीरे चलना, तो जिनमें दोनों में घर्षण होता है तो क्या होता है, एक आसमानी जो बिजली गिरती है तो वो भी घर्षण के माध्यम से गिरती है ना। बात को मानते नहीं मानते, क्यों, जैसे घर्षण हो रहा है कि ये जोर से चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो आपस में टकरा गया तो घर्षण हो गया तो बिजली गिरती है। तो इसी प्रकार से जैसे आपका फुब्बारा हुआ, ऐसे मूड पर रगड़ते हैं तो किसी चीज को ऊपर रगड़ते हैं तो उसमें क्या है, कहीं दूसरी जगह लगा दे तो कण उत्पन्न हो जाता, कण छीन लेता है, वो कण को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसी प्रकार से जब कोई चीज घर्षण करने के बाद जो तीसरी चीज निकलती है, घर्षण करने के बाद, वो क्या कहती है, हमारी विद्युत स्तर कहती है हमारी। ठीक है ना। तो कई एग्जाम्पल है, जैसे कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर करना। ठीक है ना। वो मैं लिखाता हूं आपको, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। देखो, जो जो विद्युत का इतिहास रहे थे, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको, एक विज्ञान था, उनका नाम था थेल्स नामक विज्ञान। क्या नाम था उनका, थेल्स। क्या नाम था, इनके जो जन्मदाता भी कहा जाता है इनको, थेल्सो क्या कहा जाता है, जन्मदाता। जन्मदाता, जो थेल्स नामक विज्ञान को विद्युत का जन्मदाता कहा जाता है, जिसने क्या किया कि घर्षण करके स्थितिज बिजली का क्या हुआ, उत्पादन किया उन्होंने। स्थितिज बिजली का क्या किया, उत्पादन किया उन्होंने घर्षण करने के बाद। तो अपन लिख सकते हैं इसको किस तरह लिखेंगे कि स्थितिज बिजली का स्थितिज बिजली का क्या किया, उत्पादन घर्षण से होता है। क्या होता है, उत्पादन घर्षण से होता है। बिजली का होता है। तो स्थितिज बिजली का उत्पादन किससे होता है, घर्षण से। मेन चीज आती है घर्षण। क्या है इसके अंदर, घर्षण। तो मैंने आपको बताया था घर्षण करने से बिजली का क्या होता है, उत्पादन। तो जिस तरह मैं बताना चाहूंगा
कि जो एबोनाइट है जानवर की खाल से रगड़े तो अपन क्या होते हैं, कण निकलती हैं, विद्युतीय कण जो एक दूसरे को आकर्षण करती हैं, टकराते हैं एक दूसरे पर, तो क्या घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद क्या होता है, उसमें कि विद्युत स्थिर उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। तो आपने कभी देखा होगा कपड़े होती हैं, नाइट वगैरह को आप ऐसे हाथ करते हो तो उसमें एक चिंगार सी निकलती हैं, कभी कभार देखा होगा आपको कंबल वगैरह में। तो इस तरह कई प्रकार के उन्होंने उत्पादन किया था, कई प्रैक्टिकल किए थे उन्होंने, जब जाके उनको ये स्थितिक बिजली का मालूम पड़ा था। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा गर्मी पड़ रही है। जैसे कि कांच की छड़ को जैसे कि कांच की छड़ को जब सिल्क मालूम होता है रेशम, छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो स्थितिक किस्म की विद्युत पैदा होती है। क्या होती है, स्थितिक किस्म की विद्युत पैदा होती है। पैदा होती है। और भी लिखा देता हूं मैं, जिससे कि आपको याद रहेगा। प्रश्न कई प्रकार से बनते हैं आपके, एबोनाइट का भी आता है इसमें, अंबर का भी आता है इसमें, बिल्ली खाल भी आती है इसमें, तो कैसे भी प्रश्न पूछ लेता है, तो मैं उनको आपको लिखा देता हूं, है ना। तो जैसे कि पहला लिखेंगे अपन, लिखा दिया मैंने कांच की छड़ी का, पर दोबारा से लिख देते हैं आपको। कांच की छड़, ठीक है ना। तो रेशम सिल्क, क्या आता है, रेशम सिल्क। रेशम, ठीक है ना। तो और लिखते हैं चमड़े को फलालेन, जो फलान बोलते हैं उसके, जैसे रेशम बिल्ली सिल्क का कपड़ा होता है, ऐसे ही इसी प्रकार से जो होता है। किस पर रगड़े अपन, फलालेन से, फला लेन। नेक्स्ट आता है हमारा कांच की छड़ को रगड़ने से सिल्क के कपड़े पर, और चमड़े को फलान पर रगड़ने पर। को का मतलब रगड़ना, ठीक है ना। एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट को जानवर की खाल से, खाल से। नेक्स्ट लेते हैं अंबर। अंबर होता है हमारा एक तरह का इसी प्रकार का, पहले छोटा वो होता था, इलेक्ट्रॉन में आता है ये भी। और ये किस पर करते थे अपन, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से, ठीक है, लिख लीजिए ना। जीत हो गई है तुम्हारी विद्युत घर्षण, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो किसमें आते हैं, स्थिर विद्युत के में, स्थिर विद्युत। वैसे मैं बता दूं आपको, विद्युत भी हमारी तीन प्रकार की होती है, एक तो घर्षण वाली होती है, और एक आपकी रासायनिक होती है, एक प्रेरण होती है, ठीक है।
तो रासायनिक वाली होती है जिसको किसी में भरा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या भरा जाता है। और प्रेरण वाली हमारी कौन सी होती है, ओसी, जो एक से लेकर दूसरे तक फैलाया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब बात आती है सुरक्षा, हमें सुरक्षा किस प्रकार करनी है, सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं अपन, सेफ्टी बोलते हैं उसको। तो खतरा, दुर्घटना, जोखिम में इंजरी, डैमेज याद से बचना ही सुरक्षा कहलाती है। देखो कोई भी खतरा हो, दुर्घटना हो, आपको इनसे इंजरी होने वाली हो, तो इनसे हमें बचना ही क्या कहलाती है, सुरक्षा। तो हमें इनसे चीजों से बचना है तो क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है। तो लिखते हैं हम, लिखते हैं खतरा, दुर्घटना, खतरा लिखो, साथ साथ लिखते चलो, खतरा, दुर्घटना, जोखिम, खतरा, दुर्घटना, जोखिम, इंजरी, इंजरी भी होती है, और आदि से बचना ही बचना ही बचना ही क्या कहलाती है, सुरक्षा। बचना ही सुरक्षा कहलाती है। कहलाती है। और जैसे हमारा व्यवसाय क्या है, विद्युत, तो अपन क्या, इलेक्ट्रीशियन को सुरक्षा का भाव का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई विद्युतकार है, आपका इलेक्ट्रीशियन थे, तो उसके बारे में उसको क्या होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो ही वो उससे क्या करता है, सुरक्षा कर पाता है। ठीक है, तो इसकी लाइन लिख देता हूं मैं। एक इलेक्ट्रीशियन को, साथ साथ लिखते जाएंगे, एक इलेक्ट्रीशियन को एक इलेक्ट्रीशियन को सुरक्षा का भाव मतलब ज्ञान, भाव का मतलब समझ गए ना, ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी में आगे, सुरक्षा के प्रकार। देखो सुरक्षा के प्रकार आते हैं हमारे इसमें। सुरक्षा के प्रकार, देखो सुरक्षा प्रकार के हमारे 3 प्रकार आते हैं निम्नलिखित में से। देखो तो सामान्य सुरक्षा होती है, आप सामान्य तरह से कर सकते हैं आप। एक व्यक्तिगत सुरक्षा होती है जो आप खुद सेल्फ जाके सुरक्षा कर सकते हैं और किसी भी चीज के बारे में बता भी सकते हैं कि भाई इस तरह काम को करने से आपको दुर्घटना हो सकती है, तो इस काम को आप इस तरह करें और इस काम की जो जानकारी है पूर्ण उसको दें। तो नेक्स्ट आता है मशीनी सुरक्षा। अब कोई मशीन की आप काम कर रहे हैं तो मशीन की सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें देख रेख का सारा मेंटेनेंस का काम भी किसका रहता है, एक इंजीनियर का, कारीगर का, जो कि आता है सुरक्षा के प्रकार में। लिख देते हैं अपन, तो पहला आता है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा। दूसरा है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा। दूसरा कौन सा है हमारा, व्यक्तिगत सुरक्षा। तीसरा आता है मशीनी सुरक्षा।
मशीन सुरक्षा। तीनों ही इंपोर्टेंट हैं ये आपके लिए, तीनों क्या इंपोर्टेंट है। देखो कहीं भी हो, कोई भी काम हो, बिना मशीन होता नहीं है, ठीक है ना। चाहे जनरेटर मशीन होती है वो भी होती है आपकी, चाहे लिफ्टिंग मशीन हो, चाहे जहाज में कुछ भी हो, एनीबॉडी, तो बिना मशीन के कोई भी काम होगा नहीं आपका। तो हमें मशीन की भी सुरक्षा रखनी है। और व्यक्तिगत सुरक्षा, देखो व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होती है, किसी कोई भी काम कर रहा है तो उसके बारे में जान के देना, भाई अपनी सुरक्षा तुझे किस तरह करनी है, और आपको जानकारी हो तो आपके साथ कोई काम करता है उसको भी बताना कि अपनी सुरक्षा किस तरह होती है। सामान्य सुरक्षा, किसी को जानकारी देना, ठीक है ना। तो ये तीनों ही आती हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में बने रहिए। जो सुरक्षा के नियम आते हैं, तो नियम किसके अंतर्गत आते हैं, उन सुरक्षा नियम के बारे में पढ़ेंगे। जो नियम होते हैं जो भारतीय गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो हम उन नियमों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय नियम या सुरक्षा नियम। सुरक्षा नियम, तो सुरक्षा नियम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपके पास किसी काम को करने के लिए एक अपने उस व्यवसाय में आपको योग्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी कहीं भी प्राइवेट क्षेत्र हो या गवर्नमेंट क्षेत्र हो, जिससे कि मालूम पड़ सके हाँ इस व्यवसाय में ये इस काम करके आए, ट्रेन लेके आए, सीख के आए, कहने का मतलब है, तो उसका आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना, भारतीय नियम के अनुसार। तो मैं लिख देता हूं, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के बारे में, तो उसके बारे में लिखेंगे अपन, क्यों, सही है ना। चलो आगे, एक इलेक्ट्रिशियन के पास एक इलेक्ट्रिशियन के पास एक इलेक्ट्रिशियन के एक इलेक्ट्रिशियन के पास योग्यता प्रमाण प्रमाण पत्र होना चाहिए, पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट लिख देता हूं मैं, एक इलेक्ट्रिशियन को भारतीय विद्युत नियम 1956 के अंतर्गत या उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ये मैं इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। तो एक लिखते जाएंगे साथ साथ, एक इलेक्ट्रिशियन को भारतीय एक इलेक्ट्रिशियन को भारतीय विद्युत नियम विद्युत नियम 1956 के अनुसार कार्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपके नियम बनाए उन नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रश्न पूछा गया था एक बार कंपटीशन में कि ऐसा कौन सा नियम है और किस नियम के अनुसार जो भारतीय विद्युत कार्य करने को जो संशोधन या लागू हुआ था वो कौन सी सन को हुआ था। तो कौन सी सन आएगी हमारी 1956, याद रखना इस चीज को, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, व्यवसायिक खतरों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो व्यवसायिक खतरे हैं वो कौन कौन से हैं, तो पढ़ेंगे हम व्यवसायिक खतरों के बारे में।
व्यवसायिक खतरे। हमारे जो व्यवसायिक खतरे हैं वो कौन कौन से हैं? एक पहला आता है भौतिक खतरे। भौतिक खतरे क्या आता है? भौतिक खतरे में क्या क्या आता है? जैसे शोर, कंपन, फिजिकली स्ट्रेच करना, किसी को कुछ भी हो जाना, कंपन करना हाथों का, तो अपना जी आता है। दूसरा आता है रासायनिक खतरे। क्या आता है हमारा? रासायनिक खतरे। रासायनिक खतरे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रासायनिक खतरे जैसे ज्वलनशील, विस्फोट होना, ठीक है ना, तो ये आते हैं हमारे इसमें। जैविक खतरे। जैविक खतरे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैविक खतरे में देखो आते हैं आपका वायरस हो गया आपका, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो गया आपका, तो ये क्या है, किस में आते हैं? जैविक खतरे में आते हैं। अब आता है शारीरिक खतरे। क्या आते हैं हमारे? शारीरिक खतरे। तो शारीरिक खतरों के बारे में पढ़ेंगे अपन। शारीरिक खतरे कौन कौन से होते हैं? शारीरिक खतरे होते हैं हमारे बढ़ती हुई आयु हमारी, ठीक है, बुखार, बीमा, थकावट, परेशानी, ये किस में आते हैं? शारीरिक खतरे आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें आगे आपका अगर है मैकेनिकल खतरे। क्या आते हैं? मैकेनिकल खतरे। मैकेनिकल खतरे, देखो मैकेनिकल खतरे में क्या क्या चीज आती है? सुरक्षा उपकरण की ना होना, नियंत्रण उपकरण ना होना, ठीक है, ये क्या आते हैं हमारे? मैकेनिकल खतरे आते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक खतरे। इलेक्ट्रिक खतरे कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक खतरे। इलेक्ट्रिकल खतरे कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रिक खतरे आपके जैसे अर्थिंग ना होना, लीकेज धारा, खुला तार, शॉर्ट सर्किट, ये क्या आते हैं हमारे? इलेक्ट्रिकल खतरे आते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्रम दक्षता संबंधी खतरे। संबंधी खतरे, देखो इनमें क्या आता है? आपका मशीन का लेआउट गलत होना, जैसे किसी का मशीन आप किसी स्थापित कर रहे हैं तो वहां पर उसका लेआउट गलत होना, ठीक है ना। किसी मकान का है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपका, उसकी डिजाइन निकाल रहे हैं, उसका गलत होना, ठीक है ना। आपका गलत टूल यूज होना, आपकी डिजाइन गलत होना, आप गलत यूज कर रहे हैं टूल का, कौन सा टूल कहां पर यूज करना चाहिए, तो ये सब किसमें आती है? श्रम दक्षता संबंधी खतरे में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, विद्युत झटका। जो हमारे अब बात आती विद्युत झटका, जो विद्युत झटके हैं वो कितने वोल्ट तक हमारे शरीर में या हमारा शरीर झेल सकता है, मतलब झेल सकता है, कितने वोल्टेज की क्षमता है हमारे शरीर के अंदर। तो आपको बता दूं हमारे जो 90 वोल्ट की क्षमता है वो हमारा शरीर झेल सकता है, ठीक है ना। कितने वोल्ट की? 90 वोल्ट की। जो 90 वोल्ट है हमारे शरीर के अंदर वोल्टेज को झेल सकता है। अगर 90 वोल्ट से ऊपर गया तो क्या होगा? आपको विद्युत झटका लगेगा, आप विद्युत की चपेट में आ जाओगे, ठीक है ना, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे, ठीक है। तो हमारे शरीर की क्षमता है झेलने की, कितनी वोल्ट है हमारी? 90 वोल्ट। तुम लिखेंगे जब सामान्य वोल्टता से अधिक वोल्टेज पर, क्या को मैं लिख देता हूं इसमें, अपना क्या है? विद्युत झटके। विद्युत झटके,
ठीक है ना। तो विद्युत झटके लगेंगे जब सामान्य, जब लिखते आएंगे साथ साथ, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर जब सामान्यतः 90 वोल्ट से, सॉरी यहां से लग लेना, से वोल्ट पर हमारे वोल्टेज पर जब सामान्य 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार देखो, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है। प्रवाह स्थापित हो जाती है, स्थापित हो जाती है, तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है। मैं नेक्स्ट आगे लेता हूं। तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है, होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है? देखो, जब हमारे 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित स्थापित हो जाती है, तो हमें एक तीव्र झटके का क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है ना। तो किस तरह अनुभव होता है, कितने इंसान की क्षमता है वोल्टेज झेलने की, और एम्पियर में देखते हैं, एम्पियर में व्यक्ति को कितना शरीर पर नुकसान होगा, कितनी एम्पियर से नुकसान होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन के बारे में। आपके रेलवे में पूछा गया था कि
एम्पियर में जो अपने को नुकसान होती है, इंसान का शरीर जलता है, झटका लगता है, वो कितने कितने एम्पियर पे किस प्रकार से लगता है। वोल्टेज नहीं पूछा गया था, कई बार कंपटीशन में पूछा गया था एम्पियर कि एम्पियर में कितने कितने में होता है। तो हम नोट डाल के लिखेंगे, 2-4 पॉइंट हैं, तो सभी ध्यान देंगे। लिखेंगे नोट डाल के। तो लिखेंगे पहला, 1 एम्पियर से कम धारा, 1 एम्पियर, ये तुम्हारी एम्पियर, ठीक है ना। 1 एम्पियर से कम धारा, 1 एम्पियर से कम धारा मानव शरीर से क्या है, मानव शरीर से गुजरने पर क्या होता है, अनुमति नहीं होती है, आघात की अनुमति नहीं होती है। 1 एम्पियर गुजरने पर, 1 एम्पियर गुजरने पर आघात की क्या नहीं होती है, अनुभूति नहीं होती है। नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन, जो एम्पियर में अनुमति कितने पे होती है, अनुभूति कितने पे होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। अनुभूति मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपके टेक्निकल में जो एग्जाम में जो पूछा गया था, जो भाषा का लैंग्वेज यूज किया गया था, वो कौन सी भाषा में यूज किया था, अनुभूति पूछा गया था उसमें, कि कितने एम्पियर पर विद्युत झटके की अनुभूति होती है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे इसमें 1 से 8 एम्पियर तक, एम लिख दिए चाहे ए लिख दिए, एम्पियर लिख दिए, ठीक है ना। 1 से 8 एम्पियर तक विद्युत झटके की, विद्युत विद्युत 1 एम्पियर से 8 एम्पियर तक विद्युत झटके की अनुभूति क्या होती है, होती है, होती है। आपके में वोल्टेज के ना पूछ के एम्पियर का पूछ लेता है हर बार, कई बार एम्पियर में पूछ रहा है, क्योंकि वोल्टेज में सबको पता रहता है पर एम्पियर में बहुत कम लोगों को पता है, तो इसलिए मैं क्या है एम्पियर के बारे में लिखा रहा हूं, ठीक है ना। जो तैयारी कर रहे हैं पहले से तो उनको तो पता है, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता है, तो उनके लिए मैं सबसे ज्यादा इसका यूज कर रहा हूं। तो अपन देखेंगे आगे कि इंसान को झटका लगता है, उसकी नसें नियंत्रण रहती है नहीं रहती हैं, वो जलता कितने पे, वो सारे इस एम्पियर के उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो अपन नेक्स्ट लिखते हैं, 15 से 20 एम्पियर तक 15 से 20 एम्पीयर तक क्या होता है, कष्टदायी झटका लगता है।
कष्टदायी क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है ना। इससे नसों पर नियंत्रण नहीं रहता है। क्या होता है, इस पे नसों का नियंत्रण रहता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि 20 एम्पियर से ऊपर क्या होता है, 20 एम्पियर से ऊपर, अगर 20 एम्पियर ऊपर चले जाएं तो 20 एम्पियर से ऊपर चले जाएं तो क्या होता है, 20 एम्पियर से ऊपर श्वास लेने में श्वास लेने में कठिनाई आने लगती है। क्या लगती है, कठिनाई आने लगती है। लगती है। नेक्स्ट लिखेंगे 50 से 100 एम्पियर पर, 50 से 100 एम्पियर पर श्वास व दिल की धड़कन रुक जाती है। दिल की धड़कन रुक जाती है। दिल की धड़कन रुक जाती है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है हमारा, देखो 1 एम्पीयर से कम धारा मानव शरीर से गुजरने पर आघात की अनुभूति नहीं होती है, ठीक है ना। 1 एम्पीयर कोई दिक्कत नहीं है, शरीर के अंदर कोई परेशानी नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि 1 से 8 एम्पीयर तक विद्युत झटके का अनुभूति होती है, मतलब हमें एहसास होता है कि हमें झटका लग रहा है, ठीक है ना। क्या होती है, अनुभूति होती है, झटका लग रहा है। तो 15 से 20 एम्पीयर तक कष्टदायी झटका लग सकता है आपको, भयंकर झटका लग सकता है आपको। नेक्स्ट है आपको 20 एम्पीयर से ऊपर श्वास लेने में कठिनाई आ सकती है। श्वास लेने में कठिनाई आ गई तो क्या होगा, आपको पता है, परेशानी होगी। नेक्स्ट आता है कि 50 से 100 एम्पीयर पर श्वास और दिल की धड़कन क्या होती है, रुक जाती है। क्या होती है, धड़कन रुक जाती है। तो क्या होता है, आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है। आई समझ में ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू, धन्यवाद।